नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम्स। आज हम मुद्दा लेके आए हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण को लेके एक लोकसभा में बिल पेश किया गया था, जो बहुमत ना मिलने के कारण पास नहीं हो पाया। उसके बाद से राजनेताओं को लेके और खासतौर पे बीजेपी को लेके काफी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनेता चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और वहीं कुछ लोग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। आखिर महिला आरक्षण का मुद्दा कितना जरूरी है, कितना नहीं, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है आशुतोष प्रिय जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। ये जो महिला आरक्षण को लेकर इस समय बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि सरकार चाहती नहीं है, चाहे कभी विपक्ष के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, कभी सत्ता पक्ष के ऊपर। तो महिला आरक्षण बिल जो है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे देश में महिलाएं हमेशा सम्मानित रही हैं, और ये कहा जाता रहा है कि महिला ही जो है वो एक शक्ति है, एक ताकत है, जिसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है। और बहुत से लोग आपने सुने होंगे कहते हैं कि भाई पहला नाम जो है महिला का ही लिया जाता है। सीता राम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है। फिर भी आज भी हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण क्यों दिया जाए? क्योंकि उनमें समानता नहीं है, उनमें बराबरी नहीं है। कितनी विडंबना है, कितना अंतर है, कितना विरोधाभास है। आप देखिए कि कहीं तो ये हो रहा है कि भाई वही सब कुछ कर रही हैं, करने वाली वही हैं, शक्ति वही है, लेकिन उस शक्ति को आज भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अगर हम राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक विचारधारा में या राजनीतिक इच्छा शक्ति में ये कमी रही होगी कि आज तक ये ऐसा नहीं हो पाया। अब ये जो अभी आप महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, तो महिला आरक्षण बिल ये हमारे विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण का मामला है, जिससे वो प्रतिनिधित्व कर सके। बहुत बातें हुई हैं हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण के लिए पता नहीं सरकार ने कितने कार्यक्रम चलाए हैं। सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो क्या इस लोकसभा में बिठाकर ही क्या महिला बिल जो है वो पास कर या इस तरीके के कोई एक इसमें कि जिसमें कि हम टिकट्स बढ़ा दें, सीटें बढ़ा दें, उसी से वो सशक्त होंगी? ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं रहीं, और ये पुराने इतिहास से देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई रहीं, है ना? उनको किस सशक्तिकरण की जरूरत थी? ठीक है, उनके साथ एक पुरुष शक्ति जो है वो हमेशा साथ रही, जिसने उसको बल दिया, उसका साथ दिया। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर हमारे देश में देखी जाए, इंदिरा गांधी जी हुई, सुषमा स्वराज जी हुई, उसके अलावा बहुत सारी, मतलब आप देखते ही हो, हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो सशक्त बन सकती हैं, केवल उनको अपनी इच्छा शक्ति पर काम करना चाहिए। ये जो राजनीतिक स्टंट हैं, ये राजनीतिक स्टंट खाली मुझे जो लगता है खाली एक दिखावा भी है, वोट भी है। और शायद कुछ साल पहले इसका बिल आया था, फिर उसके बाद तब भी पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्या विपक्ष और क्या पक्ष उस समय पर जिसने वो बिल पेश किया वहां कुछ न कुछ कमी रही, आज जिसने बिल पेश किया यहां भी कुछ न कुछ कमी रही। तो मुझे लगता है कि ये सही से कोई महिलाओं को आरक्षण या महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करना ही नहीं चाहता है। एक चीज आ रही है कई बार, क्योंकि आरक्षण की बात अभी पिछले काफी समय से अगर मैं देखूं, खासतौर पर पिछले 6 महीने का अगर हम कार्यकाल देखें, तो पिछले 6 महीने से आरक्षण को लेकर कई तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जैसी चीज समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि अपना देश को आजाद हुए भी एक लंबा समय हो गया है। इस बीच में कई ऐसे देश हमारे साथ जो आजाद हुए थे वो आज की तारीख में हमसे आगे हैं। तो ऐसे में इतने सालों बाद भी आरक्षण के बारे में बात करना वो कितना जो है वो आपके हिसाब से सही है? कितना, क्या अभी भी आरक्षण को हमारे मुद्दा बनाना चाहिए? देखिए, आरक्षण जब भी हम कहते हैं तो मुझे जो लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि आरक्षण कहते ही या किसी को आरक्षण चाहिए, हम उस तबके को कमजोर समझने लगते हैं, कमजोर बताने लगते हैं। एक बराबरी होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे संविधान में कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की अगर बात करें तो उन्होंने जो कहा कि समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता हो, उसके अलावा राजनीतिक समानता हो,
सामाजिक समानता हो, ये बहुत बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए। मैं मानता हूं कभी भी भेदभाव वाली राजनीति या भेदभाव वाली स्थितियां रखने से हमारे समाज में एक रूपता नहीं आ पाएगी, ताकत नहीं बन पाएगी। और शायद मुझे जो लगा कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण समाप्त करना, आरक्षण दिया क्यों गया इस पर हम आते हैं। पहले आरक्षण इसलिए दिया गया कि कुछ लोग कमजोर थे, अब उसको उन्होंने जाति में बांट दिया। यह हो सकता है कि कुछ जातियां कमजोर हैं, कुछ जातियां परिस्थितिवश, या ऐसा हुआ कि हम लोग कई बार आर्थिक बात करता हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो कई बार कहता हूं कि भाई जिसके पास अर्थ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अर्थ है और वो पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन वो बहुत समाज में अच्छा स्थान रखते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है, वो चाहे अगली जाति के भी हों, लेकिन वो स्थान नहीं रखते। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वोट की राजनीति जब बनाई गई, राजनीतिज्ञों ने क्या करा कि ये जो समाज है वो जातियों में बांट दिया, और जातियों में बांटने के बाद एक दिमाग में डाल दिया कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ लोगों ने अन्याय किया होगा कभी हमारे, अगर हम धर्म की बात करें, उसकी बात करें, मैं बात करता हूं राम राज्य की, कि सब नर करहें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निश्चित नीति। अपना अपना धर्म पहचानिए और सब आपस में प्रीति करके चलें। अब प्रीति करके चलने के लिए क्या है कि सबको समान भाव से देखना। भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, कहां भाई आरक्षण, कहां पर कोई भी ऐसी चीज थी, नहीं थी ना। तो अब वो देखिए जो जहां पर वो नदी पार करने जाते हैं तो केवट का वो आता है, तो मतलब आप उस समय की बात करिए। हम लोग कहते हैं कि भाई पहले वो हुआ, ये धीरे 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 जब आगे बढ़े, राजनीतिक लोग आए, उन्होंने क्या करा कि जातियों में और लोगों के अंदर एक इस तरीके की भावना पैदा कर दी, जिससे कि लोगों को लगने लगा कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मानता हूं कि जब ये चीज हुई तो कुछ लोगों ने, चाहे वो कट्टरवादी लोग हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो कि समाज में अपना स्थान अलग बनाने के लिए बात करते थे। और है क्या, मैं तो कई बार कहता हूं कि जो ब्राह्मण वर्ग शब्द कहते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो कि उस तरीके के काम नहीं कर रहे हैं जो कि ब्राह्मणों को करने चाहिए। या पांडित्य जिसको कहते हैं, पांडित्य क्या था, पांडित्य यह था कि शिक्षा प्राप्त करना। एक शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, वो समाज के लिए देखना चाहते हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा है। कुछ लोग व्यवसाय कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे व्यवसाय कर रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो जिस तरीके के व्यवसाय में थे, क्षत्रिय लोगों को कहा जाता कि भाई आपको युद्ध करना है, तो जो जिस तरीके के व्यवसाय में थे उस तरीके से ग्रो हुए। कुछ व्यवसाय छोटे थे, वो छोटे रह गए। और ये बड़ी समस्या है हमारे देश में आज भी है पहले, कि भाई जो ऊंचे कुर्सी पे बैठा हुआ है वो लगता है कि वही संपन्न है, तो वो संपन्नता उससे नापने लगे। मैं आपको बता रहा हूं कि संपन्नता नापने के जो मापदंड हैं, वो मापदंड भी बदले जाने चाहिए। आप कैसे नापते हो, मेरे पास बड़ी कार है तो मैं संपन्न हूं। तो ये जो मापदंड थे, ये मापदंड आए। फिर वो जो पहले कहा गया कि भाई मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, अगर किसी ने ऐसा किया तो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं, जो भी है, जो भी मतलब जो ईश्वर जिसको मानते हैं वो सभी का है। वो किसी का ज्यादा अधिकार या कम अधिकार नहीं हो सकता जी। ये बात मैं हमेशा मानता हूं कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता सभी को रखनी चाहिए, किसी को, लेकिन बस वही वाली बात आई कि इसमें एक विद्वेष पैदा किया गया। और ये विद्वेष पैदा करने के बाद ये आरक्षण वाली जो चीज ला दी गई, धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कमजोर अपने को कमजोरी समझता रहेगा। और अभी देखिए आरक्षण का फायदा किसको मिल पा रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं, मैं तो समाज में रहता हूं, कि जिनको आरक्षण होते हुए उसका फायदा नहीं मिल पाया। और कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि समाज में आप उनको आरक्षित कह के उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आपका तो एक कोटा है इसलिए आपको कम मेहनत करनी है। नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको स्किल लगाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि उनका स्किल इतना बढ़िया हो कि वो सबके बराबर में आके। आज जब लोग बात करते हैं कि अरे यार उसको आरक्षण मिला है इसलिए वो डॉक्टर बन गया, उसको आरक्षण मिला है इसलिए वो इंजीनियर बन गया, तो ये ना कहना पड़े हमारे समाज में। इससे बराबरी कहां आ रही है? तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए आर्थिक आधार पर, कमजोरी के आधार। मैं हमेशा आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करिए सही से कि वास्तव में आरक्षण मिलना कैसे चाहिए, सही को मिला या नहीं मिला, और आरक्षण मिलने के बाद क्या लोग आगे आए। अगर वो आगे आ चुके हैं तो उनको आरक्षण की जो सीमा है उससे बाहर कर देना चाहिए। जी, आप अर्थशास्त्र के आप प्रोफेसर भी हैं,
अगर मैं अपने देश की दृष्टि से यानी अपने केवल देश के उस परिप्रेक्ष्य से बात करूं कि आर्थिक उन्नति के लिए ये आरक्षण जो है, अगर मैं कहूं तो कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, या यह कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में रोक रहा है? देखिए, आरक्षण क्यों फायदेमंद है? आरक्षण फायदेमंद इसलिए है कि देखिए, हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण किस तरीके का हो। अब यहाँ पर एक जो समस्या हमारे देश में है, जो बहुत बड़ी समस्या है, और आर्थिक जो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके लिए भी समस्या है, और आज भी उसको वो सही नहीं कर पाए। आज भी हम कहते हैं कि भाई इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बहुत सा कहते हैं कि लोगों को अनाज दिया जा रहा है उनको खाने के लिए। समाज में जब बराबरी नहीं होती है तो एक वर्ग जो है वो अपने को वंचित महसूस करता है, और जब वो वंचित महसूस करता है तो वो अपने अंदर कुंठा लेता है, और जब वो कुंठा लेता है तो धीरे 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 किसी भी चीज को कितना भी दबता रहेगा तो उसमें एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो विद्रोह की स्थिति, अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि नोएडा में एक स्थिति उत्पन्न हुई कि भाई वहां पर जो है वो लोगों को जो है सैलरी कम मिल रही थी, तो वो विद्रोह हुआ। ऐसे विद्रोह जब भी होंगे तो क्या होगा, देश पीछे जाएगा। देश में आर्थिक असमानता जो है उसको दूर करना हमारा है। और वास्तव में ये हम कई बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, जिन्होंने आरक्षण की वकालत की। मैं उनका समर्थन भी करता हूँ। समर्थन इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने आरक्षण की वकालत बड़े अच्छे उद्देश्य से की। उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ। उनका उद्देश्य था कि सब बराबरी में आए, सबको समान अवसर मिले। अवसर समान मिलना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं कि अवसर समान मिलना चाहिए। अवसर समान दीजिए आप, और सबको वो सुविधाएं दीजिए कि उस अवसर को पाकर वो अपनी जो उसकी जो एक योग्यता है उसको साबित कर सके। मैं बता रहा हूं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमारे देश में ये नहीं होगा, आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, या 6ठी अर्थव्यवस्था बन गए, या हम 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम अर्थव्यवस्था नंबर के हिसाब से तो बन जाएंगे क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखो तो हम बिल्कुल नीचे हैं। बिल्कुल। तो इस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है आरक्षण खराब नहीं है, आरक्षण हमें पीछे नहीं ले जाएगा, लेकिन वास्तव में आरक्षण का जो इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो सही से नहीं होगा तो अगले 100 साल तक आप आरक्षण देते रहेंगे, और इसी परेशानी में, इसी आग में हमेशा देश को जो है वो झोंकते रहेंगे कि भैया इनके साथ खराब, इनके साथ खराब। मैं ये मानता हूं कि इसको मापने के तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसको मापा कैसे जाए कि वास्तव में इसका फायदा मिला या नहीं मिला। जिसे मिला उसको किस लेवल तक मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिला उसको आगे आना चाहिए। अगले पिछड़ों की कोई बात नहीं। अभी जब आप इसके आरक्षण का पक्ष ले रहे हैं, अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था नीट परीक्षा को लेके कि -40% वाले भी अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे। तो इस तरीके का आरक्षण देना यानी कहीं ना कहीं हम गुणवत्ता के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले ही कहा, आरक्षण अलग चीज है, गुणवत्ता अलग चीज है। तभी तो मैंने कहा अवसर समान हो, अवसर समान हो सकता है कि आपने ये कहा कि भाई इन लोगों के लिए हमने सीटें आरक्षित कर दी, लेकिन आरक्षित होने के बावजूद भी आपको अपनी गुणवत्ता प्रदर्शित करनी चाहिए। यानी एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया जरूरी है भाई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए एडमिशन मिल जाना फिर वो पढ़ लेना। मैं ये कि देश के एक, अगर आप पूरे समग्र भारत की बात करो तो समग्र भारत को देखते हुए हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी पड़ेगी कि हमारा देश जो है वो कहीं गर्त में ना जाए। मतलब कहीं ऐसी चीजें ना हो जिन चीजों को करते 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 हमने दूसरे पक्ष का नुकसान कर दिया। यहाँ पर तो हमने एक दिखाया कि हमने विकास किया। जैसे मैं बताऊं आपको, अभी बात चलती है, कई लोग कहते हैं कि हंगर इंडेक्स में या गरीबी हटाने के इंडेक्स में, जैसे खाना मिलने की बात करते हैं, लोगों को अनाज मिल रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया है, इससे हमारे इंडेक्स में सुधार हो रहा है। लेकिन वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए, मैं कई बार कहता हूं कि मछली दे देना और मछली मारकर अपने आप स्वयं लेना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे कहने का मतलब है हमें वो सिखाना चाहिए जिससे कि आदमी उसको सहारे की जरूरत ना पड़े। आज ये सहारा दिख रहा है, यानी एक वर्ग को तुमने ये दिखा दिया कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। नहीं, मैं अपने देश को ऐसा चाहता हूं, मैं अपने देश में ऐसा चाहता हूं कि भाई सबको बराबर मिले, सहारे की जरूरत नहीं पड़े, सब समान है। सबको एक दृष्टि से देखिए तो मजा आ जाता है, बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई क्या चीज है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, अब मैं एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को लेके बात कर रहा हूँ। इवन महिला आरक्षण के साथ साथ मैं अभी जो भी आरक्षण चल रहा है, मैं राजनीतिक उसमें बात कर रहा हूँ। अभी जितने भी लोग, अगर मैं कहूँ, चाहे आप प्रधानी के चुनाव में देख लीजिए, पार्षदी के चुनाव में देख लीजिए न, और इसमें 90% ये होता है कि जहाँ पे आरक्षित सीट हुई, अगर महिला आरक्षित सीट हो गई तो वहाँ क्या होता है कि एक चेहरा रख दिया जाता है एक महिला का, लेकिन उसे ऑपरेट उसका पति कर रहा होता है। और आजकल एक ट्रेंड भी चलने लगा है, प्रधान पति या पार्षद पति, इस तरीके की चल रही है। यानी कुल मिला के अगर हम देखें, स्थिति तो वही है। इसके अलावा दूसरी चीज और देखने को मिल रही है, जब कोई सीट जो है वो रिजर्व हो जाती है SC ST या OBC के लिए, तो उस जगह भी ये चीज देखने को आती है कि कोई व्यक्ति है वो अपने किसी भी एक ऐसे बंदे को, किसी एक ऐसे व्यक्ति को वहां बैठाल देता है जो केवल चेहरा होता है, काम वही कर रहा है। तो इस तरीके के आरक्षण लागू करके क्या कुछ लगता है कि विकास हो पाएगा? देखिए, मैं बताऊं, इसमें तो मैंने कई ऐसी पुस्तकें भी पढ़ी, आर्टिकल भी पढ़े, कई ऐसे फिल्म हैं, ऐसी कई वेब सीरीज हैं, बहुत सारी चीजें देखी। इसमें सर्वप्रथम तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कंडीशनिंग जो है कैसे की जा रही है हमारे समाज में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमारे समाज में शुरू से सिखाया जाता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। और मैं बताऊं, इसमें एक बात और भी है, 80% महिलाएं भी ये मानती हैं कि सब ना, हमारा काम तो पीछे से खड़े रहना है, नहीं फ्रंट में आना नहीं है। आप अभी, मैंने इस बीच में कई वेब सीरीज भी देखी थी और उसमें बड़ा अच्छा दिखाया कि भाई पहले तो ये हो रहा था कि वो कह रही थी कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनको धीरे धीरे अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वो फ्रंट में आई। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी जो मातृ शक्ति है उसको अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, मातृ शक्ति है, लेकिन उसको शक्ति पहचानने में समस्या हो रही है। जिस दिन मातृ शक्ति पहचान गई, मैं इसीलिए कहता हूं कि असली वीमेन एम्पावरमेंट क्या है। असली वीमेन एम्पावरमेंट वो है जहां पर कि वो अपना निर्णय ले सकें। अभी भी आप देखिए, मैं लोगों के बीच में काम करता हूं, उनसे कहना है कि भाई वो ये काम करना है, मैं पूछ कर बताती हूं, मैं घर पे पूछती हूं। अरे अपना क्या पुरुष पूछ रहा है? पुरुष तो निर्णय ले लेता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके की शक्ति, फिर वही बराबरी वाली बात आती है। आरक्षण का उद्देश्य ठीक है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल गड़बड़ है। हम उन डिटर्मिनेंट्स पे बात करते हैं जो डिटर्मिनेंट्स वास्तव में रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, उनको निर्णय में दीजिए, निर्णय करने के लिए बैठाइए उनको आगे। लेकिन बात वही है, क्या ये हमारा समाज बनाने में गड़बड़ हुई, या मतलब वो कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो सीता जी को ही क्यों देनी पड़ी, है ना? क्यों ऐसा है भाई? क्या हमारा समाज ऐसा क्यों नहीं बन रहा है कि जिसमें पुरुष को भी परीक्षा देनी है? तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं ये जो सारा समाज है, ये समाज का जो एक बिल्ड है, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा। हमारे, अगर हम पुराने समय की बात करें तो हमारा ओल्ड स्क्रिप्चर्स में देख लीजिए, या भारतीय ज्ञान परंपरा में देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में बड़ी अच्छी बातें हैं। मतलब मैं पढ़ रहा था, एक विष्णु पुराण का श्लोक है, सा विद्याया विमुक्तये, कि विद्या वो हो जो मुक्त करे। क्या आज कह रहे हैं, विद्या वो हो जो जॉब दिलाए, और बड़ी जोर से वकालत होती है, जॉब दिलाए। यानी कि मुक्त करने का मतलब है कि हमारा जो नॉलेज का, हमारे जो बुद्धि का लेवल है, हमारे जो ज्ञान का लेवल है, वो ये लेवल हो जहां पर कि वो हमको वो रोशनी दे। मुक्त करेगा मतलब ये नहीं है कि हमको जो है वो, कई बार लोग कहते हैं कि साहब जो है वो हमको वो प्राप्त हो जाए, आपका क्या नाम, मैं शब्द भूल रहा हूं, कि हम जब मृत्यु के बाद कहते हैं हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। हाँ, तो मोक्ष प्राप्त की बात करते हैं। मोक्ष ये नहीं है, मोक्ष जीते जी होता है। मोक्ष जीते जी प्राप्त करने की बात कही गई है कि हाँ, आपको इतना ज्ञान है कि आपने सबके समाज को, सबको अच्छे करने की सोची। आप ये सोच रहे हो कि किस तरीके से पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। आप सोच रहे हो कि वास्तव में असली धन क्या है। आप सोच रहे हो कि वास्तव में असली समाज क्या है। आप समझ रहे हो वास्तव में असली राष्ट्र क्या है। ये जो चीजें हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात की गई है। अगर ज्ञान परंपरा को पढ़ें तो मजा आ जाता है। अभी भारतीय ज्ञान परंपरा पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग काफी चर्चाएं कर रहे हैं।
तो वास्तव में मैं ये मानता हूं कि हमारे को जो आपने कहा, ये कहीं ना कहीं उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। आपने उस तरीके की चीजें क्रिएट नहीं कर रखी हैं हमारे परिवारों में। वो महिलाएं खुद ही मानने लगती हैं कि नहीं नहीं साहब, हम तो पीछे हैं। और किसी ने कहा था कि भाई महिलाओं को हमने देवी बना दिया, यानी कि सब जिम्मेदारी आप ही की है ना। तो जब ऐसा कर दोगे तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक इमोशनल, मैं तो कहूंगा कि इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का है। बोलिए, आगे आइए, बात सही करिए। क्या क्या है, बहुत सी महिलाएं हैं हमारे देश में आज भी जो अपनी असली इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाती हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में एक अलग वो बना हुआ है और दूसरी बात, बाहर जाओ तो वो कह नहीं सकते। तो ये जो पूरा समाज है, इस समाज में जो बदलाव लाने की बात है, उसके बाद ये सब चीज सही होगी जो आप जो बता रहे हो। अभी भी आप आरक्षण दे दीजिए, आप प्रधानपति और ये सब बात कर रहे हैं, ये फिर भी चलेगा। पीछे से रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल से चल रहा है सब कुछ। तो वो रिमोट तभी सही होगा। रिमोट कंट्रोल से चलाने का मतलब क्या है? आप रिमोट रखना चाहते हो ना, रिमोट खत्म कर दिए जाए तो रिमोट खत्म तभी होंगे जब वो जो सामने वाली चीज है जो रिमोट से चलाई जा रही है वो स्वयं में चलने के काबिल हो जाएगी। तो समाज में वो चेंज लाना बहुत जरूरी है। यानी अगर कुल मिला के अगर हम कहें तो ये आरक्षण वाला मुद्दे की जगह, कि आरक्षण देने की जगह अगर हम जागरूकता की ओर ज्यादा ध्यान दें, सरकार अगर जागरूकता की ओर ध्यान दे कि हर आदमी अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सब में बराबर की चीजें समझे, अगर इस तरीके की जागरूकता पे अगर सरकार काम करे तो अपने यहाँ देश में ज्यादा तरक्की होगी, या अपना देश तरक्की करेगा, या फिर आरक्षण से तरक्की होगी। देखिए, मैंने वही कहा। अब आपको बताऊं इसका टूल क्या है, जैसे आप पूछ रहे हो ना जिस तरीके से बात है। नो डाउट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ही लोगों को अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी चीजों की, हमारे अधिकार क्या है। हमको अगर रोड पे कोई रोक लेता है पुलिस वाला और कहता है कि ऐसा बताओ ऐसा बताओ ऐसा बताओ, और हम उसके सामने एकदम वो हो जाते हैं कि भाई अब क्या है, कैसे पकड़ लिया, और हम उसको एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, चाहे हम सही हो, हमें डर लगने लगता है। तो वही चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां तक इसका एक समाधान है वो है शिक्षा। लेकिन नीचे से सही होनी चाहिए। आप किसको आरक्षण दे रहे हो? जो महिला एक लेवल पर शिक्षा लेके ऊपर आ गई, या अशिक्षित है या जो भी है, उसका एक अपब्रिंगिंग हो चुकी। आप देखिए ना, कई बार जो अच्छे योद्धा बनाए जाते हैं, कई बार जो अच्छे खिलाड़ी बनाए जाते हैं, कई बार जो अच्छे सिंगर बनाए जाते हैं, वो छोटेपन से स्टार्ट करते हैं और छोटेपन से उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अगर आप चाइना की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, जो अच्छे जिम्नास्ट हैं, लड़के हो या लड़कियां, वो बिल्कुल 2-2, 3-3 साल की उम्र से उनकी बॉडी पर काम करना, उनको कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो प्रैक्टिस होती है। सिमिलरली हमारी एजुकेशन सिस्टम को नीचे से सुधारना होगा। आप हायर एजुकेशन पे कितना भी काम कर लो, लेकिन नीचे से जो सोचकर चले आए हैं वो चले आए हैं। आपने कहा बहुत सा हमारे समाज में वो है ना कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, लेकिन भैया वो भ्रष्टाचार नौकरी वो वाली आप देखो ना, अभी कभी शादियां करने लोग जाते हैं, बोले किस विभाग में कर रहा है, बोले इस विभाग में कर रहा है, तो अच्छा पैसा कमाता होगा। अरे भैया, अच्छा पैसा कमाता होगा का क्या मतलब है? यानी कि समाज में जो एक हम शुरू से शिक्षा में एक वो कर रखा है कि नहीं, पैसा ज्यादा होने से ही बड़ी चीजें होती हैं, या आप कह सकते हो कि भाई आप जो है समाज में, मतलब कहने का मतलब बहुत ऐसी चीजें जो दिख रही हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और ये और वो, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो हम उसको जो है अच्छा नहीं मानेंगे। ये शिक्षा कहीं ना कहीं उस तरीके की होनी चाहिए कि जिसमें हम समान रूप से देख पाए, हमारी नजर सबको समान रूप से देख पाए। वो माइंडसेट जिस दिन विकसित हो जाएगा तो वही अलग नहीं रहेगा भाई साहब। आप ये समझ लीजिए, कोई भी ऐसा सोचेगा ही नहीं। हम जब चलते हैं, हम जब रास्ते में चल रहे हैं तो हमको वो जो एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सादा कपड़े पहने हैं और एक जो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, हमें उसमें कोई अंतर ना दिखाई दे, तो मनुष्य को देखने की बात आ जाती है, एक आत्मा को देखने की बात आ जाती है। जो वो बोध अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा है इसका कारण। और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, अभी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन बड़ा हमारे गुरुकुलों में कोई अलग होता था, मुझे बताइए। सुदामा जी और कृष्ण जी की बात देखिए, वो जंगल में गए, जो भी दृष्टांत बताया जाता है तो अब उनके लिए अलग अलग थोड़ी था कि उनके लिए कुछ अलग चीज जाएगी, उनके लिए गुरुकुल यानी शिक्षा में। आज भी देखिए बहुत सारी फिल्म ऐसी दिखाई जाती हैं, आपने देखा होगा, जिसमें बोले भाई मेरा पिताजी का स्कूल है, या मेरे पिताजी ये हैं, या मेरे पिताजी ये हैं। तो ये जो चीजें ये खत्म करी जाए भाई। ये स्कूल पिताजी का नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर सब बराबर है। और चाहे सांदीपनी गुरु देखिए, चाहे आप अपने वशिष्ठ जी देखिए, चाहे कोई भी देखो,
जिस भी गुरुकुल में लोग गए वहां भगवान समानता के साथ रहे। बिल्कुल ठीक है, उनका कैलिबर ज्यादा था तो उन्होंने शिक्षाएं 16 कलाएं प्राप्त की या जितने भी कलाएं प्राप्त करी, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन अवसर सबके लिए समान था जी। सबको बराबरी करनी थी और उस कंपटीशन में जो आगे निकल गया। लेकिन आप ये देखिए, सुदामा को देखिए कि वो गरीब भले से थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, है ना, समाज में उनका स्थान नीचे नहीं था। ठीक है, मेरे पे खाने के लिए कम हो सकता है, मेरे पे हो सकता है कि मेरे पे शर्ट ये जो मैं पहना हूं ये बहुत ब्रांडेड ना हो, लेकिन समाज में सम्मान वही मिल रहा है और हर व्यक्ति एक समान सम्मान चाहता है। सभी को सम्मान बराबर मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और शिक्षा को सही करेंगे तो निश्चित रूप से अवेयरनेस सबको होगी, सबको पता होगा क्या सही क्या गलत, तो सही हो जाएगा। अब इतने सालों में एक वो बन गया कि जो है धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था को खराब किया गया। शिक्षा व्यवस्था में अलग तरीके की चीजें लाई गई, पैमाने अलग अलग लिए गए। जब ये पैमाने अलग अलग लिए गए तो निश्चित रूप से आज हम उसका जो खामियाजा भुगत रहे हैं। और आज ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, आज ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे हमारे बीच में समाज में एक गैप क्रिएट किया जा रहा है। क्यों क्रिएट किया जा रहा है भाई? प्रोडक्टिविटी, हमारे देश की उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब सब समान रूप से इसमें सहयोग देंगे, चाहे वो घर की महिला हो चाहे वो बाहर की महिला हो। अभी ये हो गया ना, आपने देखिए कि वो जॉब कर रही है महिला, एक जॉब नहीं कर रही है, तो दोनों को अरे भाई अलग अलग नजर से देखा जाता। क्यों? सबको बराबर, सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ सहयोग पूरा हो, मन से हो। आप विदेशों में देखिए, जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। जापान में कभी भी अगर कोई विरोध प्रदर्शन है तो काली पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन काम कम नहीं करते, क्योंकि उनके समाज से, उनके देश से प्यार है। वो प्यार क्रिएट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, जिस प्रोफेशन में हम उसके साथ, और पूरे समाज के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ। कैसी ताकतें हैं कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, भैया महिला आरक्षण बिल गिर गया, अरे भैया बैठ के एक समाधान किया जाता या कुछ हुआ था। ये बड़ा मतलब, ये चाहे गिरा या चाहे वो, मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गलत है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा था तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक उद्देश्य पहले हैं और समाज के उद्देश्य बाद में चले जाएंगे तो समाज बिगड़ता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और आ रही है, अभी ये महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि हमारे ममता बनर्जी जी, वो महिला हैं, उन्हें कोई यानी कि महिला आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। डिम्पल यादव जी हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं अपने यहाँ, रेखा गुप्ता जो इस समय सीएम बनी हुई हैं, या और भी ऐसे कई नाम हैं, तो इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं हर क्षेत्र में जिन्होंने परचम लहराया है, जिन्होंने अपना नाम किया है, तो क्या वो आरक्षण की वजह से हैं? नहीं। फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने इससे पहले कहा, उनको अपने अधिकार समझ में आए, वो जागरूक थी, वो डर से आगे चली गई। जब वो डर से आगे चले, तो आप देखो ना कि कितनी जल्दी जो है, अगर कोई महिला रात को कहीं पर पार्टी में जा रही है तो हम तुरंत उंगली उठा देते हैं, अरे भाई वो सही नहीं है। अगर कहीं किसी की मीटिंग है, लेकिन जो इससे ऊपर चले गए, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वो बिल्कुल पायलट है, वो एयर होस्टेस हैं, वो जो है वो आप देखिए ऑटो चला रही हैं, आप पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं। अरे भाई, यही तो भेद दूर करना है। नारी और पुरुष की भी बात की जाए तो मैं कहता हूं, नारी और पुरुष की समानता कैसे होगी? समानता तभी होगी। आप बहुत से भाई, मैं तो अपना यहाँ पर व्यू दे रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई ये कैसी बात कह रहे हैं, या बहुत सी महिलाएं भी डिसएग्री कर सकती हैं कि कहना आसान है करना मुश्किल। निश्चित बात है, जो समाज बन चुका है उसमें करना मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें कि अंदर अंदर वो अपने परेशानियों को झेल रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा समाज बनाओ जिसमें बहुत सारी ममता बनर्जी हो, बहुत सारी किरण मजूमदार हो, बहुत सारी जो है वो रेखा गुप्ता हो, उनको आगे आने दीजिए, कोई रोक नहीं है, उनमें कैलिबर है और बनाना पड़ता है। आप मजबूर कर दीजिए। मैं तो अपने सारी महिला बहनों को कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों में बहुत शक्ति है, और ये शक्ति ऐसा नहीं है कि बाहर दिखाने के लिए है, घर में भी वो शक्ति दिखानी है। घर में भी जो माहौल है, घर में भी जो गलत चीजें हो रही है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी,
फिर अगर कोई महिला भी राजनीतिज्ञ ही बन के रह जाएगी पूरी तरीके से, या वो भी जो है वो खाली धन के लिए और प्रतिष्ठा के लिए काम करेगी, तो निश्चित रूप से फिर वही वो काम करने के लगेगी जो पुरुष कर रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं भागीदारी हो। भागीदारी खाली तो फिर वो वाला हो गया ना कि एक परिवार में 4 लड़के हैं, भैया चारों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन एक पिताजी कहते हैं कि नहीं ना साहब, ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसको थोड़ा ज्यादा दूंगा तो लड़ाई हो जाती है। तो ये तो इस तरीके का समाज बना दिया है कि, लेकिन वितरण सही से करिए ना। वितरण वास्तव में मुझे लगता है कि संसाधनों को बर्बाद करना, क्योंकि हमने बराबरी करी लेकिन दे दी और संसाधन बर्बाद करा दिए, लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि एक योग्य व्यक्ति को आप संसाधन दीजिए, उस संसाधन से वो संसाधन 4 गुने करे, जिससे वो जो बाकी लोग थे उनको भी फायदा मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ की बात हम लोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि भाई 100 रुपए थे मेरे पास, पिताजी के पास 4 लड़कों ने कहा कि भाई 4 लड़के 25-25 रुपए दे दिए और वो सबने 25-25 रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति लायक है तो उसको दीजिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो उसको इंडिविजुअलिस्टिक ना हो जाए कि भाई अब मुझे दिया है तो मुझे बढ़ाना है, इस परिवार को बढ़ाना है, इस परिवार के सभी लोगों के लिए काम करना है, आगे सबको बढ़ाना है, अपने साथ साथ चलाना है। तो इस तरीके की चीजें होनी पड़ेंगी। नो डाउट अगर महिला में एक जागरूकता है, महिला अपने को किसी से कम नहीं समझती है, तो वो सब कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है। जब मैं अंतिम प्रश्न पे आ रहा हूँ, नॉर्मली अभी आजकल एक चीजें चल रही हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा जो सरकार उठाती है, चाहे मैं इस समय वर्तमान की सरकार की बात करूं या इससे पहले जो रही हैं सरकारें, वो इसे एक लॉलीपॉप के रूप में इस्तेमाल करती हैं जनता को दिखाने के लिए, लेकिन वो चाहती भी नहीं है कि जनता उसका फायदा उठा पाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है? सही बात, देखो बात ये है ना कि जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो गरीबी को राजनीति कौन करेगा? तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, है ना। कमजोर खत्म हो जाएगा तो कमजोर की राजनीति कौन करेगा? कैसे लोग अपने पॉकेट्स को बांटेंगे, है ना। तो ये बात जो आप कह रहे हो, वास्तविकता यही है। वास्तविकता यही है कि मैंने क्या कहा, दिल से अगर सोच लिया ना तो सब हो जाएगा। लेकिन वो दिल से सोच रहे हैं या दिमाग से सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मेरी सीटें कितनी? अगर सीटें देखकर ये काम हो रहा है, सीटें कम आए या ज्यादा आए, लेकिन मुझे समाज के लिए सही करना है, अगर ये इच्छा शक्ति है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से सब कुछ सही होगा। ये जो बात आपने कही, ये बिल्कुल सही बात है कि इच्छा शक्ति हो और खाली ये ना हो कि हमें दिखाने के लिए करना है। शायद मुझे लगता है, मैं किसी पर कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है अगर ये दिखावा नहीं होता, हम तो एक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम किसी को गलत या सही नहीं कर रहे, कि अगर ये दिखावा नहीं होता तो अभी तक सारी महिलाएं भी सशक्त होती, सब आरक्षण भी खत्म हो गया होता, सबको समान चीजें मिल गई होती। लेकिन इतने साल बाद भी आप गरीबी की भी बात करते हो, आप भुखमरी की भी बात करते हो, आप सबको संसाधन नहीं मिले, जल नहीं मिला, सबको बिजली नहीं मिली, सबको रोड नहीं मिली, सबको रास्ते नहीं मिले, भ्रष्टाचार भी हुए जी, है ना। कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए जिस पर सरकारें चली गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम मन से नहीं हुआ, केवल राजनीतिक जो उद्देश्य हैं, या सीटें पाने के उद्देश्य हैं, या सत्ता पाने के जो उद्देश्य हैं, उनसे हुए। और इसीलिए जो हम आज भी इन सब मुद्दों पे लगे हुए हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, पता नहीं कब तक चलते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि कोशिश ऐसी की जाए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, उनमें से वो लोग निकल कर आए जो इन सब से ऊपर हैं और इस देश की सत्ता को संभालें, इस देश को आगे ले जाने का काम करें। एक ही तरीके से नहीं होता है कि वो राजनीति में भी आना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर है, मैं अगर मेरी संस्थान है तो मैं अच्छा करूं, अगर मेरा मैं कहीं काम करने जाता हूं वहां करूं, मैं घर में कर रहा हूं तो करूं। घर में भी महिलाएं ही लड़की और लड़के में डिफरेंस कर देती हैं। बिल्कुल, तो यहां से शुरू हो रहा है ना। बच्चे, लड़के को ज्यादा कर दिया आपने, लड़की को कम कर दिया, या पिता ने लड़की के लिए ज्यादा कर दिया, लड़के के लिए कम कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये घर से शुरू हो रही हैं, ये हमारे समाज से शुरू हो रही हैं। समाज को बदलना होगा, शिक्षा को बदलना होगा, तो ये देश हमारा इतना सुंदर देश है, भारत का जैसा कोई देश नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। वो सब चीजें खत्म हो और हम अपने अधिकार जाने
और हमारे हम जो किसी पर अत्याचार हो रहा हो, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, और जो एक दबामन है हमारे समाज का, वो दबामन जो है वो खुलकर सामने आए, हम लोग स्ट्रेस से बाहर आए, हम लोग समृद्धि में आ जाएं और सब लोग खुश हो जाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हमारा भारत भी हैप्पीनेस इंडेक्स में आ गया है, ये मुझे लगता है अगर हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। आपकी बातें वैसे बिल्कुल सही हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जागरूकता, शिक्षा की जरूरत है, और सरकार ये जो आजकल वोट राजनीति के पीछे जो एक लॉलीपॉप दी जा रही है, उनसे दूर रहने की जरूरत है और जागरूक करें। समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे वो बहुत छोटी सी बात है ना, जो शिक्षित देश है वहां लॉलीपॉप नहीं दे पाते ना, वहां तुरंत रेटिंग गिर जाती है। अभी ट्रंप की बात की जा रही है तो कह रहे हैं कि युद्ध करा, उन्होंने, लोग सहमत थे तो एकदम रेटिंग गिर गई। बिल्कुल, हमारे देश में नहीं हो पा रहा ना। हमारे देश में कोई भी आज से नहीं, पुराने समय से हमको ये देखना पड़ेगा, हमारा जो समाज है इतना समझ सके, ऑब्जर्व कर सके और उसके बाद वो एक निर्णय लेने की स्थिति में हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी आपने सुना कि डॉक्टर आशुतोष प्रिय जी ने क्या कहा। उन्होंने साफ बहुत अच्छी चीज कही कि महिला आरक्षण को लेके जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम देखें, एक लॉलीपॉप की तरह है जो जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता की कि उन्हें भी इन चीजों को समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जिससे वो अपने देश का विकास कर सकें। तो देश की हित की भावना सबके अंदर जिस दिन आ जाएगी, उसी दिन अपना देश तरक्की करना शुरू करेगा, और ये चीज हम सभी को समझने की जरूरत है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपको यदि इस आरक्षण को लेके कोई भी, अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार हैं तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।